Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. If you have any problem Yes, ma'am. regarding yesterday's topic, you can ask me. Yes, ma'am. Ma'am, please explain stock again. Okay. स्टॉक वो मटेरियल्स जो हमें पता है कि हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे, लेकिन उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सारे मटेरियल्स जो हैं स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among stock. ठीक है? For example, water is a compound of two gases. Water क्या है? Compound है दो gases का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिच सोर्स है एनर्जी का, यानी कि इसमें बहुत एनर्जी है। ठीक है, हम उसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसकी जो हाइड्रोजन की एनर्जी है उसको प्रॉपरली यूज कर पाए, उसको सही जगह पे काम में ले सकें। वो हमारे पास में टेक्निकल एडवांसमेंट अभी तक नहीं आया है। तो हाइड्रोजन जो है वो किसकी कैटेगरी में आएगा? स्टॉक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे भी वही लिखा है, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जा सकता है कि ये स्टॉक रिसोर्सेज की कैटेगरी में है। अब समझ आया? Ma'am, please explain reserve again. Okay. Ma'am, please explain reserve again. Yeah, I'm explaining. Wait a minute. ओके, रिजर्व्स क्या होते हैं? ये सबसेट होता है स्टॉक का, यानी कि बड़ी चीज का ही एक छोटा हिस्सा है रिजर्व्स भी। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हमने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए बचा के रख रखा होता है। यहाँ पे वो चीजें आती हैं, ठीक है। अब सपोज आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं रिवर वाटर से, लेकिन हम उसका प्रॉपरली पूरा इस्तेमाल ना करके उसको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए बचा के रखते हैं। वो सब आते हैं रिजर्व्स की कैटेगरी में। Reserves are the subset of the stock which can be put into the use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Limited extent यानी कि इसको हम limited amount में ही use कर रहे हैं। Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. इसी तरीके से जो डैम्स के अंदर पानी है या फॉरेस्ट है, वहां पे ये जो रिसोर्सेज हैं इसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं। ये होते हैं रिजर्व्स। क्लियर है? मैम दैट मीन्स हम उसे Thank you, ma'am. Can we count potential resources as undeveloped resources also? Sorry, I'm unable to hear you. Kindly repeat. Students, you are taking too much time to, repeat the whole topic again and again. अगर इस स्पीड से चले, we'll not be able to complete the course on time. मैंने आपको कल भी बताया था पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, और स्टॉक में क्या डिफरेंस है और रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल वो होते हैं जिनमें हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वो पोटेंशियल होते हैं। तो काइंडली कॉपरेट, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। बार बार अगर हम एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे तो विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर कोर्स। ओके, shall we start the new topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes Okay. मैम। Then we have development of resources. अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये रिसोर्सेज की वजह से ही हम एक अच्छी जीवन जो है वो जी पाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाते हैं। ये माना जाता है कि ये रिसोर्सेज जो है वो हमें क्या है, भगवान का या नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। इसी के कारण ह्यूमन बींग्स जो है उसको इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज ना करके इनडिस्क्रिमिनेटली यानी रैंडमली यूज करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। वही सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life.
रिसोर्सेज जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए। साथ ही साथ अगर हमें अच्छे जीवन जीना है उसको मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। It was believed that resources are free gifts of nature. ये माना जाता है कि ये resources जो हैं हमें नेचर का क्या है, एक फ्री गिफ्ट है। As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems. और इसी के कारण, क्योंकि ये हमें नेचर का फ्री गिफ्ट है, तो ह्यूमन बींग्स ने इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि रैंडमली यूज करना शुरू कर दिया है बिना किसी लिमिटेशन के, और इसकी वजह से हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। अब डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि ये रिसोर्सेज धीरे धीरे घट रहे हैं, ठीक है, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने लालच के कारण, अपने लालच को सेटिस्फाई करने के कारण, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के कारण इनका बेहिसाब यूज कर रहे हैं। Then second point is accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society in two segments, that is haves and have-nots, or rich or poor. अब क्या है दूसरा पॉइंट, ये है एक्यूमुलेशन, यानी कुछ लोग जो है इनको स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, कुछ हाथों में ही ये हक है लोगों के पास में कि वो इन चीजों को अपने हिसाब से स्टोर करके रख लेते हैं, और इसी के कारण हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो दो सेगमेंट्स में बट गई है, दो उनके डिवीजन हो गए, हैव्स और हैव नॉट्स, यानी कि सेम चीज है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, यानी कि रिच और पुअर। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. रिलेशन No, मतलब No, madam. डिप्लीशन मतलब रिड्यूस होना। ओके, अब थर्ड पॉइंट है indiscriminate exploitation of resources had led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. ओके, अब थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, यानी कि बेहिसाब यूज करने की वजह से, ये रिसोर्सेज जो हैं इनकी अमाउंट कम हो गया है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गए, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी चीजें जो है वो काफी चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे काफी डिस्टर्बेंस आ गया है। अब जैसे इसमें पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी किसी को कोई आइडिया व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? We have studied this term in our past class. हमने ये टर्म पढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। Come on, try. due to increasing of pollution, rising of Earth's temperature. Very Global good. warming is the long-term heating of Earth climate system observed since the pre-industrialization period. Okay, Priyanshi Taylor, nice googling it. Very good. So you don't have to answer. Surendra Chaudhary, yeah. Okay, so Sorry, ma'am. यहाँ, yeah, okay. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब हमारी जो अर्थ का क्लाइमेट है या हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से काफी चेंजेस आने लगते हैं। वो सेकंड बोला गया है ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर जो हमारी अर्थ को पूरी तरफ से एक कवर्ड है, एक एनवोलप की तरह, वो जो है धीरे धीरे घट रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि हमारा एनवायरमेंट जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है। और लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड की क्वालिटी जो है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी इस प्रॉब्लम का ही एक हिस्सा है। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. अब क्या है, यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि equitable distribution, यानी कि equally distribution होना चाहिए इन resources का, जिससे सारे लोग जो हैं वो एक continuously एक अच्छी जीवन जी पाए, एक quality life जी पाए, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पीस जो है वो भी मेंटेन हो सके। उसके लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पर एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ये रिसोर्सेज। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि कुछ
फ्यू इंडिविजुअल्स यानी कुछ लोग जो है वो अपने हिसाब से, या कुछ कंट्रीज जो है वो अपने हिसाब से चीजों को यूज कर रही है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है चीजों को, तो हमारा प्लेनेट जो है उसका फ्यूचर खतरे में है। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सब जने जो हैं आगे जा कर के प्रॉपरली एक अच्छी एग्जिस्टेंस उनकी रहे, और सिर्फ उनकी नहीं, बाकी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, ये ह्यूमंस, ये सबकी ही जो लाइफ है वो प्रॉपरली चल सके, एक क्वालिटी लाइफ ये लोग जी सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी रिसोर्स प्लानिंग हो। ये जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं उनको हम प्रॉपरली यूज करें प्लानिंग के साथ में। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? ये एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि हम पूरी तरह एग्जिस्ट कर सकें, हम एक क्वालिटी लाइफ जो है वो जी सकें, ठीक है, कंटिन्यूसली। और ये हिस्सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. को मार्क कर लेंगे, ये important है। Sustainable economic development का मतलब या sustainable development का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे जितना भी development होना है वो बिना environment को harm करे हो, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए हो, और साथ साथ डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी होएं, और साथ साथ हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी पर्याप्त अमाउंट में चीज़ें बचें। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी को कोई दिक्कत? मैम कैन यू रिपीट इट? Why you were unable to hear it? No ma'am, I can't understand it. Which part of the paragraph you are unable to understand? I'm the sustainable डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे जितना भी विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचे, और साथ साथ हमारी आज की चीजें भी, आज की जरूरतें जो है वो पूरी हो जाए। साथ ही साथ हम हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी पर्याप्त अमाउंट में ये रिसोर्सेज बचे, प्रॉपर अमाउंट में भी ये रिसोर्सेज बचे कि उनकी भी जो जरूरतें हैं वो उस समय में पूरी हो सके। Is it clear now? Yes ma'am. Okay. Then we have two things. Rio de Janeiro Earth Summit 1992, यानी कि कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, it's in Brazil. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. यहाँ पे सबसे पहले जो अर्थ समिट हुआ था, यानी अर्थ को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पर करीब 100 लोग पहुंचे थे, 100 हेड्स पहुंचे थे अलग अलग स्टेट्स के। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। अब यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस लिए की गई थी? जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अभी प्रॉब्लम्स उस समय में चल रही थी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, और जो डेवलपमेंट हो रहा था ग्लोबल लेवल पे उसको देख रेख करने के लिए, उसकी लिमिटेशन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, या उस पर एक प्रॉपर मेजर लेने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए थे अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से, उन लोगों ने सब एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया। और वो डॉक्यूमेंट किस चीज से रिलेटेड था? वो था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज प्लस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो ग्लोबली चेंज हो रहे थे, क्लाइमेट्स चेंज हो रहे थे, और जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी विविधता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हैं, उनको लेकर के ये साइन करवाया गया था। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. अब यहाँ पे ये जो चीज रखी गई थी वो बेसिकली किस लिए रखी गई थी कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने मेंशन किए थे एजेंडा 21 के अंदर कि उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि इनको रिसोर्सेज को इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इस चीज का फायदा मिल सके।
उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे थे और उसी चीज पर लोगों ने साइन करे थे कि हाँ हम इस चीज को फॉलो करेंगे और जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे मेंशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी एजेंडा 21 था क्या? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी उसका नाम दिया हुआ है, उसमें इन्होंने साइन किया था, डिक्लेयर किया था, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, जो हुई कहाँ थी? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। इट एम्स, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या करना चाह रहे थे, क्यों रखी थी इन्होंने कॉन्फ्रेंस। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही मैंने जो भी आपको ऊपर बताया था कि इनका एम ये था कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ग्लोबल लेवल पे करें, यानी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में करें। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, ये एक एजेंडा था जहां पर इनको फाइट करना था एनवायरमेंटल डैमेज से, यानी कि जो प्रकृति को नुकसान पहुंच चुका है उससे फाइट करना था, यानी कि उसको ठीक करना था। पॉवर्टी यानी गरीबी से, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो बीमारियां उस समय ग्लोबल लेवल पे फैल रही थी, ठीक है, उनको मिलकर के साथ में सबके साथ लेकर के उससे फाइट करना था। म्यूचुअल नीड्स, यानी कि जो एक देश के पास में रिसोर्सेज है और दूसरे देश को उसकी जरूरत है तो वो उसकी हेल्प करेगा, इस तरह की इनकी म्यूचुअल नीड्स यानी जरूरतें पूरी होनी थी। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ ये जिम्मेदारियां जो हैं वो भी शेयर करने की इन्होंने उस पर साइन किया था कि हमारी आगे जाकर के, जैसे सपोज किसी देश के ऊपर कोई क्राइसिस हो जाता है तो बाकी देश उसकी मिलकर के मदद करेंगे और उसके हेल्प करेंगे, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी यहाँ पे साइन करवाई गई थी कि आपको ये भी करना है। ये था एजेंडा 21। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट every local government should draw its own local agenda 21। मेजर ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि यहाँ पर हर लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल सरकार जो है वो खुद का एक लोकल एजेंडा 21 चला के रखेगी, जिससे उसके यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो भी पूरी तरीके से सेफगार्ड कर सकें। एक होता है ना कि आपको ऊपर जैसे सपोज बोला जाता है स्कूल में कि आपने ये मैनर्स और ये अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उसके साथ साथ आप अपनी क्लास के अंदर भी कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है। इज इट क्लियर टू यू एजेंडा 21? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है यहाँ पे प्लानिंग, अपन को मालूम है अगर अपने पास में कुछ प्रॉपर, जैसे सपोज अपने घर में भी अपन लेकर के आते हैं, कोई सामान लेकर के आते हैं, जैसे सपोज हमने आटा लेकर के आए घर में, तो हमारे जो घर के हेड्स हैं या जैसे सबके घर में मदर्स हैं, वो प्रॉपरली एक मैनेज करके चलती हैं कि हमें ये जो एक बॉक्स अगर हम लेके आए हैं, एक पीपा अगर हम आटा लेकर के आए हैं, तो ये हमारे कितने आने वाले दिन जो है ये प्रॉपरली यूज हो पाएगा। तो प्लानिंग हर चीज में होती है। उसी तरीके से आपके जो घर में फादर्स हैं, वो मतलब फादर लोग हैं, वो भी हर चीज का प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं, अपनी इनकम को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में खर्च करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजों को, जरूरतों को पूरा करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग में भी हमें ये बताया जाएगा कि हमें किस तरीके से उनको यूज करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए कैसे यूज करना है कि हम अच्छे से उन रिसोर्सेज को यूज कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, एक इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी है। इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतर यहाँ पे सारे क्लाइमेट्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग हिस्सों में। यहाँ पे डिजर्ट भी है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, यहाँ बीचेस भी हैं, यहाँ प्लेट्यूज भी हैं, यहाँ प्लेन्स भी हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पे रिवर्स भी हैं। तो यहाँ इंडिया जैसे जो कंट्री है उसको तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चले, क्योंकि अब सपोज जैसे कि अब वेस्ट पार्ट जो है, जैसे अपना राजस्थान वेस्ट साइड में है, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे ईस्ट में नहीं मिलेंगे, तो उनको इस तरीके से यूज करना है कि आगे हम उनकी भी हेल्प कर सकें, या कहीं और अगर कोई कमी है किसी एक पार्ट में, जैसे साउथ के पास में कुछ है, तो वो इस तरीके से यूज करे कि वेस्ट वालों को भी मिल सके। तो अगर ये प्रॉपर प्लानिंग होगी तो देश जो है वो और डेवलप कर पाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has important in a country like India
which has enormous diversity in the availability of resources. वही planning जो है बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो सब जगह यूज की जाती है। इंडिया जैसे देश के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यूज करें। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. जैसा मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कुछ certain टाइप की उनके पास में रिसोर्सेज हैं और बाकी दूसरे एरियाज जो हैं वहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं है, डेफिशिएंट नहीं है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. And Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. जैसा मैंने भी आपको बोला, कुछ regions जो हैं उनके पास में self sufficient resources हैं कि वो खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे regions भी हैं, कुछ ऐसे areas भी हैं जहाँ पर उन resources की बहुत shortage है। अब एग्जाम्पल के तौर पे दिया है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है वो वहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, कोयले की खानें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। और वैसे ही अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे खूब पानी के रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स, कैनल्स, रेलवेज, इनका डेवलपमेंट इनके पास में नहीं है। The state of Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy but lacks in water resources. उसी तरीके से जो राजस्थान है उनके पास में सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत अच्छे से है, लेकिन यहाँ पर पानी के जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. और उसी तरीके से कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख को बोला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और बर्फ पड़ती है, इसलिए उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। वो जो है पूरी कंट्री से बिल्कुल कटा हुआ है, आइसोलेट हो रखा है क्योंकि डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं इसलिए। It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. अब ये लद्दाख जो है यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज तो बहुत अच्छा है एंड डिफरेंट कल्चर्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी पानी की थोड़ी डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है और कुछ मिनरल्स जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो भी कम है। This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. इसी चीज के लिए जरूरत पड़ती है हमें बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल्स पे। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो ये था हमारा रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ जो है वो देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया के अंदर किस तरीके से होती है, बिकॉज वी स्टिल हैव 2 to 3 minutes. Okay. Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves resource planning जो है वो कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। पहला है इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी पता लगाना कि भाई कहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है और कहाँ पे वो कितने अमाउंट में है, उस चीज को पता लगाना रीजन्स में सबसे पहला काम ये होता है। This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurements of the resources. यहाँ पे जरूरत पड़ती है किस चीज की, यहाँ पे सर्वे कराए जाते हैं, मैपिंग कराई जाती है, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटीज जो है वो चेक की जाती है, फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी कि कितने अमाउंट में वो है, कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, ये चीज चेक कराई जाती है, और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज और मेजर भी करवाया जाता है रिसोर्सेज का। तो फर्स्ट काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ resources across the regions of the country. Second है evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. और second क्या है, यहाँ पे evolve करना, यानी planning structure जो है वो properly लगाना, देखना कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी का, स्किल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा हमें इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप करने की जरूरत है जिससे ये रिसोर्स जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में डेवलप किया जा सके। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. So we will end over here today. That's it for today. We'll continue this topic in our next class. Please conjure up your problems, collect up your problems. We'll discuss all your problems in the next class. Have a nice day ahead, students. God bless you all.
Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am.